शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082। आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी एकम तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 26 जून सन 2025। एकम तिथि आज दोपहर 1:25 तक रहेगी। उसके बाद द्वितीय तिथि लग जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा के 9 जिलों में जबरदस्त मानसूनी बारिश, यमुनानगर में बाढ़ के हालात, फसल डूबी। हरियाणा में पंचायत या फिर सरकारी जमीन पर मकान बनाने वालों को मिलेगा मालिकाना हक, देना होगा ये प्रूफ, बताएंगे पूरी डिटेल। बिश्नोई समाज ने कुलदीप व बूडिया से मांगा इस्तीफा, दोनों ने एक दूसरे पर लगाए थे आरोप। महासचिव फुरसानी बोले आरोपों की जांच हो। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में एडमिशन जारी, पोस्ट ग्रेजुएशन में 30 जून आवेदन की अंतिम डेट, CUET से होगा चयन। हरियाणा में अब इन परिवारों की बड़ी मुश्किलें, BPL राशन कार्ड कटने हुए शुरू, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा SSC ग्रुप C CET के लिए जोरों से चल रही है तैयारियां। हरियाणा SSC ने सरकार को भेजी परीक्षा केंद्रों की लिस्ट। CBSE 10वीं की परीक्षा 2026 से 2 बार होगी। पहली परीक्षा कंपलसरी तो वहीं दूसरी ऑप्शनल। अप्रैल व जून में नतीजे आएंगे, सप्लीमेंट्री खत्म हुई। हरियाणा में ऊर्जा मंत्री ने स्पष्ट किया बिजली टैरिफ। अनिल विज बोले 4 गुना वाली बात बिल्कुल गलत। बिल में 49 से 75% तक की कमी आई। नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन, रेवाड़ी DC बोले 29 जुलाई अंतिम डेट। छठी में प्रवेश के लिए 13 दिसंबर को होगी परीक्षा। हरियाणा में प्राचार्यों की नियुक्ति परीक्षा 30 को, 27 जून से डाउनलोड होंगे एडमिट कार्ड। नेत्रहीनों को जमा करने होंगे मेडिकल प्रमाण पत्र। CM नायब सिंह सैनी बोले सरकारी अस्पतालों में फ्री मिलेगा इलाज। कुरुक्षेत्र में कहा 15 अगस्त से शुरू होगी योजना। जियो फ्यूल स्टेशन पर मिलेगी अडानी की CNG। अडानी गैस स्टेशनों पर जियो का पेट्रोल डीजल बिकेगा। ATGL और रिलायंस BP ने पार्टनरशिप की। पोको का F7 स्मार्टफोन 31,999 रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ। 50 मेगापिक्सल कैमरा और 7,550 mAh की सबसे बड़ी बैटरी। और पेटीएम का नया फीचर टोटल बैलेंस व्यू लॉन्च हुआ। UPI से लिंक सभी बैंक अकाउंट का टोटल बैलेंस एक ही स्क्रीन पर देख सकेंगे यूजर्स। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के 9 जिलों रेवाड़ी, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, झज्जर व हिसार में बुधवार को तेज बारिश हुई। यमुनानगर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यहां सोम नदी का पानी ओवरफ्लो होकर 6 से 7 गांव में घुस गया। इससे खेतों में खड़ी फसल जलमग्न हो गई। मंगलवार को मानसून ने राज्य में तय समय से 5 दिन पहले दस्तक दे दी है। राज्य में मानसून के पहुंचने की सामान्य तारीख 29 जून है। वहीं 25 साल में 14वीं बार मानसून अपने तय समय से पहले पहुंचा है। 36 घंटे में मानसून पूरे प्रदेश में छा जाएगा। अगले 7 दिन तक बारिश के आसार जताए गए हैं। आज ऑरेंज अलर्ट जारी है। मानसून की लाइन उत्तर प्रदेश के बिजनौर से करनाल, कैथल होकर गुजरी है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं आ रही हैं। भविष्य के लिहाज से प्रदेश के 143 में से 88 ब्लॉक डार्क जोन में आ चुके हैं। भूजल स्तर औसतन 22 मीटर नीचे जा चुका है। अच्छी बारिश से भूजल स्तर में सुधार आएगा। जल संरक्षण को लेकर भी सरकार जोर दे रही है। वहीं आज यानी 26 जून को करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला में 75 से 100% तक बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं अन्य जिलों में 50 से 75% तक बारिश हो सकती है। वहीं कल यानी 27 जून की बात करें तो गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, सिरसा और फतेहाबाद में 50 से लेकर 75% तक बारिश की हो सकती है। तो वहीं अन्य जिलों में 75 से 100% तक बारिश की आशंका है। वहीं 28 जून को सिरसा, फरीदाबाद, पलवल, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल में 25 से 50% तक बारिश हो सकती है। तो वहीं पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम और मेवात में 50 से 75% तक बारिश हो सकती है। PGI MER चंडीगढ़ की तरफ से ऑफिस अटेंडेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर होने जा रही हैं। सिर्फ पुरुष उम्मीदवार ही इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार 12वीं पास होने चाहिए। आपको बता दें कि ये भर्तियां निःशुल्क की जाएंगी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष हो सकती है। आवेदन करने की आखिरी तिथि 28 जून है। सैलरी 13,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ईमेल के माध्यम से अपने आवेदन भेजने होंगे। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें।
हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने बिजली बिलों की दरों के संबंध में स्पष्ट करते हुए कहा है कि कुछ लोगों द्वारा यह भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि बिजली बिल 4 गुना तक बढ़ गए हैं, जबकि यह पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा है कि राज्य के कृषि उपभोक्ताओं के बिजली टैरिफ में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस प्रकार 2 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं के मासिक बिल में साल 2014-15 की तुलना में 49 से लेकर 75% तक कमी आई है, जबकि श्रेणी 2 के अधिकांश उपभोक्ताओं के बिलों में कमी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा है कि श्रेणी 1 और श्रेणी 2 में लगभग 94% बिजली के उपभोक्ता आते हैं, जिनके अधिकांश मासिक बिलों में कमी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि हरियाणा में अपने पड़ोसियों राज्यों की तुलना में एलटी और एसटी दोनों उपभोक्ताओं की श्रेणियों में काफी कम बिजली टैरिफ चार्ज करता है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हरियाणा में कृषि उपभोक्ताओं को पहले की तरह केवल 10 पैसे प्रति यूनिट मीटर्ड और 15 रुपए प्रति बीएचपी या माह या फ्लैट रेट का भुगतान करने के तहत बिजली मुहैया करवाई जा रही है। इसी प्रकार मीटर वाले कनेक्शन की बात करें तो एमएमसी चार्ज को घटाकर 180 रुपए 15 बीएचपी तक और 144 रुपए 15 बीएचपी से ऊपर कर दिया गया है। स्कूल शिक्षा निदेशालय हरियाणा की ओर से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा शिक्षकों व प्राचार्यों के चयन के लिए लिखित परीक्षा 2025 का आयोजन 23 जून को करवाया जा रहा है, जिसके बाद इसकी नियुक्ति राज्य के मॉडल संस्कृति एवं पीएम श्री स्कूलों में की जाएगी। इस परीक्षा के प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड 27 जून से जारी किए जाएंगे। लिखित परीक्षा का आयोजन 23 जून को दोपहर 2 बजे से लेकर साय 3:30 बजे तक प्रशासनिक मंडल स्तर पर करवाया जाएगा। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bses.org.in पर उपलब्ध लिंक से अपनी कर्मचारी आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज कर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। सभी अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दर्शाए गए महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़कर और समझकर उनकी अनुपालना करना सुनिश्चित करें। ऐसे नेत्रहीन या दृष्टिबाधित या अशक्त अभ्यर्थी जो स्वयं लिखने में असमर्थ हैं और लेखक की सुविधा लेना चाहते हैं, उन्हें मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया मेडिकल प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति जमा करवानी होगी, जिसमें उनकी अशक्तता 40% या फिर इससे अधिक प्रमाणित की गई होनी चाहिए। नेत्रहीन दृष्टिबाधित या अशक्त अभ्यर्थियों को 20 मिनट प्रति घंटा के हिसाब से कुल मिलाकर 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर 01664 254 305 पर संपर्क कर सकते हैं। झज्जर के बहादुरगढ़ में पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा कि हरियाणा के 22 महाग्रामों में सरकार शहरी सुविधाएं देने का काम कर रही है। हर गांव में महिला सांस्कृतिक केंद्र बनाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश भर के 2200 गांव में तालाबों को पक्का करने का काम किया जा रहा है। प्रदेश भर के 19,000 तालाबों में से तकरीबन 6,000 तालाबों को चिन्हित किया गया है ताकि उनका जीर्णोद्धार किया जा सके। पहले चरण में 2200 तालाबों को पक्का करने का काम किया जा रहा है। प्रदेश के हर गाँव में विद्यार्थियों के लिए आधुनिक ई लाइब्रेरी बनाई जा रही है ताकि वहाँ विद्यार्थी बैठकर पढ़ाई कर सकें। कृष्णलाल पंवार ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहिब अम्बेडकर का हमेशा अपमान किया है। इतना ही नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहिब के खिलाफ चुनाव प्रचार तक किया था और इंदिरा गांधी ने दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार तक नहीं होने दिया। कृष्णलाल पंवार ने कहा कि भाजपा और नरेंद्र मोदी ने बाबा साहिब का हमेशा सम्मान किया है। आज काला दिवस के माध्यम से युवाओं को भाजपा कांग्रेस के अत्याचारों से अवगत करवा रही है। कुरुक्षेत्र पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के हर जिला मुख्यालय के सरकारी अस्पताल में हर प्रकार की बीमारी का फ्री इलाज करने का ऐलान किया। इस योजना को 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस से शुरू किया जाएगा। इससे पहले अस्पतालों को तमाम सुविधाओं से लैस किया जाएगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि इन सरकारी अस्पतालों में मरीजों को आयुष्मान योजना के तहत भी इलाज की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा जिला मुख्यालय के सरकारी अस्पतालों में एक कमेटी का गठन भी होगा। यह कमेटी ही मरीज को पीजीआई या फिर अन्य उच्च स्तरीय अस्पताल के लिए रेफर करेगी। सीएम सैनी ने कहा कि वे लाडवा विधानसभा क्षेत्र की जनता के कारण विधायक बने और आज मुख्यमंत्री के पद पर हैं। प्रदेश की जनता लाडवा को श्रद्धा भाव के साथ देखती है। सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं का तुरंत समाधान करें। लाडवा में 110 करोड़ रुपए के विकास कार्य चल रहे हैं। हरियाणा में इमरजेंसी की 50वीं वर्षगांठ पर बुधवार को बीजेपी ने पूरे प्रदेश में संविधान हत्या दिवस मनाया। सीएम नायब सिंह सैनी समेत 27 बड़े चेहरे अलग अलग शहरों में गए और कांग्रेस को निशाने पर लिया। इस कार्यक्रम में पूर्व सीएम चौधरी बंसीलाल के परिवार से राज्यसभा सांसद किरण चौधरी और उनकी बेटी मंत्री श्रुति चौधरी को भी दूर रखा गया। इमरजेंसी के दौरान नसबंदी अभियान ने किरण चौधरी के ससुर एवं पूर्व सीएम बंसीलाल को लोगों की नजर में खलनायक बना दिया था। करनाल में कार्यक्रम के लिए पहुंचे नायब सिंह सैनी से बंसीलाल परिवार को कार्यक्रम से दूर रखने पर सवाल
किया गया तब नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसी ने उन्हें कार्यक्रम से दूर नहीं रखा। ये किसने कहा? किसी की अपनी व्यवस्थाएं हो सकती हैं। ये देश के 140 करोड़ लोगों को सम्मानित करने का दिन है। लाखों लोगों ने अत्याचार सहे हैं, ऐसा दिन दोबारा न आए, हम उसे याद कर रहे हैं। करनाल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, आजाद भारत के अंदर 1975 में इतना बड़ा अत्याचार हुआ, ये संविधान की हत्या थी। आज 50 साल बाद भी हम उस भयानक दौर को याद कर रहे हैं। उस समय की सरकार ने संविधान को कुचल दिया। उन्होंने कहा कि जब देश अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों से आजाद हुआ तो इस आजादी में हमारे देश के नायकों ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए ये बलिदान दिया। उन्होंने ये बलिदान इसलिए नहीं दिया था कि मेरे परिवार से कोई व्यक्ति नेता या फिर मंत्री बनेगा, बल्कि उन्होंने अपनी पीढ़ियों को सुरक्षित रखने के लिए ये अपना बलिदान दिया। आज का यह कार्यक्रम केवल अतीत को याद करने के लिए नहीं है, यह हमें हमेशा भविष्य के लिए तैयार करने का अवसर भी है। हमें एक ऐसे भविष्य का निर्माण करना है जहां लोकतंत्र हमेशा फलता फूलता रहे। ऐसा रास्ता हम सबको बनाकर देना है। राजस्थान में स्थित गुरु जम्बेश्वर भगवान के समाधि स्थल मुकाम धाम में बिश्नोई समाज और संत महात्माओं की बुधवार को मीटिंग हुई। इसमें समाज को लेकर कई अहम फैसले लिए और नई कार्यकारिणी के चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। पूर्व निर्धारित मुख्य चुनाव अधिकारी भगवान दास के नेतृत्व में चुनाव होंगे। संरक्षक पद और उनसे जुड़ी शक्तियां खत्म होंगी। यह भी फैसला लिया गया कि कुलदीप बिश्नोई नए संरक्षक पद से इस्तीफा दें और समाज को लिख कर दें। नई हुक्माराम वाली कार्यकारिणी से कुलदीप बिश्नोई त्याग पत्र लिखवा कर दें कि ये कार्यकारिणी अवैध है। देवेंद्र बुढ़िया महासभा अध्यक्ष से इस्तीफा दें। बता दें कि दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए थे, जिसके बाद से विवाद गरमाया हुआ है। मुकाम सभा में मुख्य चुनाव अधिकारी भगवान दास ने बताया कि कुलदीप बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर 8 दिसंबर 2024 को संरक्षक पद छोड़ा था, लेकिन मुरादाबाद रजिस्ट्रार कार्यालय में अभी तक लिखित में नहीं दिया है। वास्तव में कुलदीप बिश्नोई चुनाव चाहते हैं तो पहले इस्तीफा लेकर मुरादाबाद रजिस्ट्रार कार्यालय में दें, फिर समाज को दें। उसके बाद देवेंद्र बुढ़िया भी इस्तीफा दें। हरियाणा के रेवाड़ी में जवाहर नवोदय विद्यालय में आगामी सत्र 2026-27 के लिए छठी कक्षा में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। छठी कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 29 जुलाई 2025 निर्धारित की गई है। छठी कक्षा में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आगामी 13 दिसंबर 2025 शनिवार को सुबह 11:30 बजे आयोजित होगी। डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि जवाहर नवोदय विद्यालय केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत पूर्णतः आवासीय विद्यालय है, जिसमें छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग छात्रावास उपलब्ध है। इसके अलावा विद्यालय में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा के साथ साथ भोजन, वर्दी और अन्य दैनिक उपयोग सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है। पात्र अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन स्वयं के स्तर पर अथवा जिला के गांव नेचाना स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय से संपर्क करके कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को फोटो और आधार कार्ड की आवश्यकता होगी। अभ्यर्थी और पेरेंट्स के हस्ताक्षर भी अपलोड करवाने होंगे। छठी कक्षा में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी का जन्म 1 मई 2014 से 31 जुलाई 2016 के बीच दोनों तिथि शामिल है होना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन के लिए पात्र विद्यार्थी वेबसाइट cbscitms.rcil.gov.in/nvs पर आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ के पर्यावरण अध्ययन विभाग में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन प्रक्रिया 30 जून तक चलेगी। इच्छुक विद्यार्थी पंजीकरण करके इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। विश्वविद्यालय में इसकी 30 सीटें उपलब्ध हैं और चयन CUET PG 2025 के माध्यम से किया जाएगा। कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार ने कहा कि यह कोर्स विद्यार्थियों को पर्यावरणीय मुद्दों के तकनीकी व वैज्ञानिक समाधान हेतु तैयार करता है। इस कोर्स को पूरा करने के बाद विद्यार्थी पर्यावरण मंत्रालय, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अनुसंधान संस्थान, शिक्षण संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, निजी उद्योगों और NGO में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रीन स्टार्टअप, पर्यावरण परामर्श फर्मों, क्लाइमेट डेटा विश्लेषण, EIA रिपोर्टिंग, रिमोट सेंसिंग और GIS तकनीकों में भी रोजगार की नई संभावनाएं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध हैं। उच्च शिक्षा व अनुसंधान के लिए भी आगे बढ़ सकते हैं। पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पाठ्यक्रम से जुड़ी विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.cuh.ac.in पर उपलब्ध है। CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 10वीं के स्टूडेंट 2026 से साल में 2 बार एग्जाम देंगे। एग्जामिनेशन कंट्रोलर संयम भारद्वाज ने बुधवार को यह जानकारी दी है। नई परीक्षा पैटर्न के मुताबिक बात करें तो पहली परीक्षा सभी छात्रों के लिए आवश्यक होगी और दूसरी ऑप्शनल होगी। पहली परीक्षा फरवरी में और दूसरी मई में होगी। नतीजे अप्रैल और जून में जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही सप्लीमेंट्री एग्जाम खत्म कर दिए गए हैं। 12वीं बोर्ड पर अभी यह फैसला लागू नहीं होगा। दूसरी परीक्षा यानी ऑप्शनल एग्जाम में छात्रों को साइंस,
मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और लैंग्वेज में से किसी 3 सब्जेक्ट में अपनी परफॉर्मेंस सुधारने की इजाजत दी जाएगी। विंटर बाउंड स्कूलों यानी कि सर्दियों में बंद रहने वाले स्कूल के छात्रों को दोनों परीक्षाओं में से किसी में भी बैठने की इजाजत होगी। अगर कोई छात्र पहली परीक्षा में 3 या फिर अधिक सब्जेक्ट्स में शामिल नहीं होता है तो उसे दूसरी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये नियम 2025-26 सेशन से लागू होगा। इसका मतलब है कि साल 2026 में बोर्ड एग्जाम 2 बार आयोजित होंगे। जो स्टूडेंट दोनों बार बोर्ड एग्जाम में शामिल होंगे उनका वो रिजल्ट फाइनल माना जाएगा जो बेहतर होगा। यानी अगर दूसरी बार एग्जाम देने पर नंबर घट जाएंगे तो पहली बार परीक्षा के नंबर ही फाइनल माने जाएंगे। 10वीं के लिए सप्लीमेंट्री एग्जाम अब खत्म कर दिया जाएगा। दोनों परीक्षाओं के लिए एग्जाम सेंटर एक ही रहेगा। दोनों परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन एक ही बार करना होगा। हालांकि 2 बार परीक्षा देने का ऑप्शन चुनने पर फीस एक साथ ली जाएगी। वहीं प्रैक्टिकल और इंटरनल एग्जाम एक ही बार होंगे। ये पहले की तरह दिसंबर व जनवरी में आयोजित किए जाएंगे। हरियाणा सरकार की सख्ती ने कई परिवारों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बता दें कि अब तक जिन परिवारों की फैमिली आईडी में चौपहिया वाहन प्रदर्शित हो रहे थे उनके बीपीएल राशन कार्ड काटे जा रहे थे, लेकिन अब 2 व्हीलर वाहन के कारण भी लोगों की बीपीएल राशन कार्ड कटने शुरू हो गए हैं। परिवार पहचान पत्र यानी PPP में आय में वृद्धि के कारण बुढ़ापा पेंशन के लिए भी आवेदन नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते लोग कभी RTO कार्यालय तो कभी नगर परिषद में परिवार पहचान पत्र केंद्र के चक्कर लगा रहे हैं। फिलहाल लोगों को बीपीएल राशन कार्ड कटने के मामले में किसी भी तरह की राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने पंचायती जमीन पर काबिज लोगों को मालिकाना हक देने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सरकार ने पंचायती या सरकारी भूमि पर साल 2004 से पहले मकान निर्माण कर चुके लोगों को मालिक बनाने की योजना बनाई है। इन लोगों को मालिकाना हक के लिए अपने आवेदन के साथ साल 2004 से पहले बने मकान का कोई भी प्रमाण पत्र साथ लगाना होगा। यदि आवेदन में झूठी जानकारी दर्ज की जाती है तो कब्जेदार के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। सूबे की नायब सैनी सरकार ने ऐसे लोगों को मालिकाना हक की नीति बनाई है जिन्होंने साल 2004 से पहले पंचायती भूमि पर अवैध कब्जा कर मकान निर्माण किया हुआ है। इन अवैध कब्जादारों को जनवरी 2026 तक आवेदन जमा कराना होगा। अब कुछ ऐसे लोग भी आवेदन कर रहे हैं जिन्होंने 2004 के बाद अवैध कब्जा कर मकान बनाया हुआ है। अवैध कब्जेदार को अपने आवेदन के साथ यह भी बताना होगा कि उसका अवैध कब्जा पंचायत के पास कृषि योग्य भूमि, अकृषि योग्य भूमि, चरागाह भूमि, खाद गड्ढा, अस्पताल, पशु अस्पताल, खेल का मैदान, कुमारदाना, मंदिर, मस्जिद, जोहड़, स्कूल, सौदागृह, कब्रिस्तान या आबादी या फिर पंचायत घर या फिर रास्ता भूमि में है। उसका मकान या कब्जा सड़क, स्कूल, अस्पताल बनाने तथा जोड़ की खोदाई में रुकावट तो नहीं खड़ी कर रहा है। उसने अपना जो मकान 2004 से पहले बनाया हुआ है वहां पर लगा हुआ बिजली का मीटर उसके नाम है, पानी का कनेक्शन लगाया हो तो उसका बिल प्रमाण पत्र के रूप में दे सकते हैं। कनेक्शन दिए जाने की तारीख कौन सी है? जिनके अवैध कब्जे नियमों के अनुसार ठीक पाए जाएंगे उनकी भूमि को 2004 से पहले के सर्कल रेट में 1.5 गुना बढ़ाकर कीमत वसूल करके सरकारी खजाने में राशि जमा करानी होगी। यदि किसी व्यक्ति ने 2004 के बाद अपने कब्जे को लेकर मालिक बनने के लिए आवेदन जमा किया है तो सरकार 2004 के पहले के सैटेलाइट से फोटो या फिर अन्य साक्ष्य से इस बात का पता लगा लेगी कि यह पुराना कब्जा है या फिर नहीं। ऐसे कब्जेदार इस तरह के आवेदन जमा कराकर अपना और सरकार का समय बर्बाद ना करें। सिर्फ 2004 से पहले अवैध कब्जों पर नीति के अनुसार विचार किया जाएगा और 500 गज तक के अवैध कब्जे को ही मंजूरी मिलेगी। हरियाणा सरकार की तरफ से ग्रुप C CET की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसी के चलते हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने जिलावार परीक्षा केंद्रों की लिस्ट सरकार के पास भेजी है। इस लिस्ट के अनुसार चंडीगढ़ को मिलाकर राज्य में 1684 परीक्षा केंद्र चिन्हित किए गए हैं। उपायुक्तों से कहा गया है कि वे अपने जिले में और अधिक परीक्षा केंद्रों को ढूंढें ताकि ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों को बैठाने की सुविधा हो पाए। आयोग की तरफ से परीक्षा केंद्रों की जो लिस्ट भेजी गई है उनमें लगभग 4,73,415 अभ्यर्थियों के बैठने की कैपेसिटी होगी। CET के लिए लगभग 13,48,000 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इस हिसाब से देखें तो CET 2 से 3 दिन में आयोजित हो सकता है। सभी परीक्षा केंद्रों की पुलिस वेरिफिकेशन और सभी केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं को जांचने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही और ज्यादा परीक्षा केंद्र ढूंढने के लिए भी निर्देशित किया गया है। CET के लिए पहली बार चंडीगढ़ में भी एग्जाम सेंटर बनेंगे। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 700 अंक चढ़कर 82,756 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 200 अंकों की तेजी रही और ये 25,245 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 26 में तेजी रही। टाइटन, महिंद्रा और इन्फोसिस सहित कुल मिलाकर 16 शेयरों में 1 से लेकर 3.75% की तेजी दिखाई दी। BEL में 1% की गिरावट रही। निफ्टी के 50 में से 42 शेयरों में तेजी रही। NSE के सभी सेक्टर्स चढ़कर बंद हुए। ऑटो, IT, मीडिया और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 2%
तक की तेजी दिखाई दी। 24 कैरेट सोने का दाम 106 रुपए गिरकर 97,157 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गए हैं। वहीं चांदी की कीमत 767 रुपए कम होकर 1,05,200 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 99,100 रुपए और 22 कैरेट सोने की कीमत 90,850 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।